अभी तक हम ये बोलते थे कि भारत जो है धर्मांधता के रास्ते पे अगर चला तो पाकिस्तान बन जाएगा। अब पाकिस्तान में अगर कोई महिला रोते हुए ये कह रही है कि पाकिस्तान को भारत मत बना, तो क्या हमारी स्थिति मोदी शासन में इतनी कमजोर हो गई कि हम अब पाकिस्तान से गए गुजरे समझे जाने लगे? और ये सारी जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं भारत की छवि को खराब कर रही है। तो अब ये लोगों को सोचना है कि अगर छल कपट किसी भी तरह से, साम दाम दंड भेद हर तरह से अगर बीजेपी सबका इस्तेमाल करके 2024 के चुनाव को जीतती है, तो फिर देश में क्या बचेगा? क्या हमारा संविधान बच पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे बड़ा सवाल है। संविधान को बचाने और संविधान को नए सिरे से बनाने की बात हो रही है। नए सिरे से बना लीजिए, 2047 तक अब संविधान भी नया बनाएं, इसकी चर्चा भी खूब चल रही है। एक आर्टिकल तक लिख दिया गया और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने यह आर्टिकल लिखा है और आप लोग शायद सुन चुके होंगे उस बारे में भी। उसकी चर्चा कभी और करेंगे और आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की चर्चा भी करेंगे कभी आने वाले वक्त में। तो बहुत कुछ बदलते हुए हम देख रहे हैं, यानी कि संविधान को भी बदलो और आईपीसी को भी बदलो, सब कुछ बदल डालो। बिल्कुल नया फ्रेश राज होना चाहिए, फ्रेश राष्ट्र होना चाहिए और उसमें भी अगर जरूरत हो तो हिंदू राष्ट्र बना दो, तो जिसकी कल्पना उतने दिनों से की ही जा रही है और 1000 साल आगे की बात हो। ये सब कुछ हो रहा है, इस सब की चर्चा हो रही है, लेकिन इन सब पर अगर एक साइड देखें तो आप निराश हो जाएंगे। जो इन चीजों को पसंद नहीं करता, जो पसंद करता है उसके लिए बहुत संभावनाएं दिखाई देती हैं इस सरकार में भी, और जो ऐसी बातें करते हैं इन चीजों को लाते हैं धरातल पे। लेकिन दूसरी तरफ प्रकाश जी आपके पास आना चाहता हूं, दूसरी तरफ जो है वो एक पैरेलल राजनीति चल रही है जिसकी चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं। वो राजनीति राहुल गांधी की है, वो राजनीति इंडिया की है, और जहां से थोड़ी सी जो इनके चाहने वाले लोग हैं उनको थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। और उस उम्मीद की किरण को आप 5 राज्यों के चुनावों तक, इनके रिजल्ट तक किस दिशा में आप जाते हुए देख रहे हैं? रिजल्ट जो भी है, लेकिन फिर भी ये रिजल्ट अगर इंडिया के पक्ष में आता है तब, और अगर पक्ष में नहीं आता है तब, जरा आपसे समझूं। राजीव जी, जो हालात है वो जो हमें नजर आता है उससे कहीं बुरे हैं। और मूल बात यह है कि बीजेपी की सरकार यह बात जानती है कि देश की हालत बहुत बुरी है। इससे ध्यान बटाने के लिए, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो कुछ न कुछ तमाशे करती रहती है। बीजेपी का समर्थक मीडिया, बीजेपी की समर्थक संस्थाएं और बीजेपी के खास सिपहसालार हमेशा वे बातें करते हैं जिससे लोगों का ध्यान जाए, मूल मुद्दों की तरफ ध्यान जाए ही नहीं जी। किसान आंदोलन की बात होती, हम अपने किसानों को गेहूं का बढ़ा हुआ दाम नहीं दे सकते, लेकिन हम रूस से 80 लाख टन से 1 करोड़ टन गेहूं इंपोर्ट कर सकते हैं। भारत के पिछले कई दशकों के इतिहास में पहली बार देश में गेहूं की कमी हो रही है और हमें गेहूं इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हमें दाल इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हमें खाद्य तेल तो हम इंपोर्ट करते ही हैं। पेट्रोल डीजल तो हम करते थे, समझ में आया कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल नहीं है, लेकिन अब गेहूं का आपको इंपोर्ट करना पड़े। और हालत यह है कि आप अपना चावल जो एक्सपोर्ट करते थे आपने एकाएक रोक दिया, क्योंकि आपको गेहूं और चावल सड़ाना है और उससे शराब बनानी है। जो दुनिया के देश आपसे चावल मांगते हैं आप उनको चावल देने को तैयार नहीं, जबकि आपके पास चावल है, क्योंकि आपको उसका फायदा कुछ व्यापारियों को देना है। शराब बनाना ज्यादा जरूरी है, मानवता की सेवा करना नहीं। आप रूस को डॉलर में या रूस को विदेशी मुद्रा में भुगतान करने को तैयार है गेहूं के लिए, लेकिन अपने किसानों को बढ़ी हुई कीमत देने को तैयार नहीं। आप किसान कानून बनाते हो और अपने किसानों की बात, देश में 66% क्षमता में देश के उद्योग चल रहे हैं, केवल 66% कैपेसिटी में। समझिए कि 1/3 से ज्यादा क्षमता उनकी उपयोग में ही नहीं आ रही जी। सारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, रेहड़ी वाले, खोमचे वाले, सब्जी वाले, किराने की दुकान वाले, उन सबको धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है और बड़ी बड़ी दुकानों को तवज्जो दी जा रही है। अब ये होने वाला है कि अगर आप हाईवे के किनारे ढाबा खोलेंगे
तो वो भी नहीं खोल सकते, उसके लिए भी आपको एक खास परमिशन चाहिए, इतनी जमीन होनी चाहिए। यानी छोटा मोटा कोई आदमी जिसके पास 10-5 करोड़ नहीं हो, ढाबा भी नहीं खोल सकता। आप कोई गाड़ी रिपेयर कर लें तो गाड़ी रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी कानून आ रहे हैं कि केवल इतने हजार वर्ग मीटर वाली जगह पे ही आप गाड़ियां रिपेयर कर पाएंगे। कहा कि प्रदूषण होता है साहब, आप शहर के बीचों बीच में गाड़ी रिपेयर करते हैं। तो इस सब के पीछे मकसद ये है कि कुछ बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा मिले, छोटा आदमी अपना काम न कर पाए। और आप देखिए कि जब कोरोना काल में पूरी दुनिया संकट में थी, तब भारत का संकट उतना बड़ा नहीं था, क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश रहे हैं। हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर बड़ा है। हर व्यक्ति मॉल में जाकर सामान नहीं खरीदता, हर व्यक्ति डिपार्टमेंटल स्टोर से ऑनलाइन सामग्री नहीं मंगाता। वो मोहल्ले की किराने की दुकान पे जाता है, 10-20 रुपए की चाय पीता है, वो 5 स्टार होटल या 3 स्टार होटल में नहीं जाता। लेकिन इन सब बातों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। जो सरकार गेहूं इंपोर्ट करने की बात करे, दलहन इंपोर्ट करने की बात करे, आप अपने किसानों को तो मार रहे हैं और गेहूं इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये बात बोलते भी नहीं है क्योंकि आपको शर्म आती है। आप यही कहते हो कि मैं 2024 में भी झंडा ध्वजारोहण करूंगा, लाल किले की प्राचीर करूंगा, मतलब मैं 2024 पे, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में आऊंगा। इरादा तो ये कहने का है। तो देश के लोग इन सब चीजों से बहुत आजीज आ चुके हैं, क्योंकि लोगों की परेशानी इतनी ज्यादा है और सरकार उनकी तरफ बात करने को तैयार नहीं। अब मध्य प्रदेश में जिन लोगों को टिकट दिया गया 39 लोगों को, उनमें केवल जातीय समीकरण है। जैसे प्रीतम लोधी को टिकट दिया है, उमा भारती के परिजन है, उन्हें जो टिकट दिया गया है वो टिकट ऐसी सीट से मिला जहां उनके जीतने की संभावना शून्य है। लेकिन टिकट इसलिए दिया गया है कि लोधी समुदाय के दूसरी जगह वोटर हैं, उनको फायदा हो जाए। तो ये जो जाति समीकरण, जाति आ जाओ, धर्म आ जाओ, इकोनॉमी को जाने दो, संविधान के धज्जे उड़ा दो, और जिस आर्टिकल का जिक्र आप कर रहे थे विवेक देवराय का, तो शुरुआत यही है कि यह संविधान हमें नहीं चाहिए, क्योंकि सब लोगों को बराबरी की बात करता है। यह संविधान कहता है कि संविधान सर्वोच्च है, प्रधानमंत्री सर्वोच्च नहीं है। यह संविधान हमारी कुछ संस्थाओं को बहुत महत्व देता है। तो ये सब चीजें सरकार को खटक रही है, और वो पिछले दरवाजे से पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने पर जुटी हुई है। इसलिए लोगों का जागरूक होना जरूरी है। बहुत बड़ी संख्या में लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन खतरे जो हमें दिखते हैं उससे कहीं गहरे खतरे देश के सामने हैं, और देश की जनता को उन खतरों से आगाह कराने की जरूरत है, जो इंडिया और राहुल गांधी करा रहे हैं। आप देखिए, राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं उन सब का जिक्र प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से किया, रेहड़ी वालों का जिक्र किया, हजामत बनाने वालों का जिक्र किया, खोमचे वालों का किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी यहां जा रहे हैं मतलब यह महत्वपूर्ण वर्ग है देश का। तो राहुल गांधी एजेंडा सेट कर रहे हैं कि मोदी क्या बोलेंगे, कब तक बोलेंगे और कितना बोलेंगे। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी एजेंडा सेट कर रहे हैं, मोदी जी एजेंडे के पीछे पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ा अहंकार में भी दिखाई देते हैं। याद कीजिए कि सदन के अंदर जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष 2018 में लेके आया था और वो मेरे लिए शुभ रहा, क्योंकि 2019 में हम जीत के आए, फिर अब 2023 में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आया है, ये भी मेरे लिए शुभ रहेगा, और मैं 2024 में जीत के आऊंगा। अब मैं विपक्ष से कहूंगा कि 2028 की तैयारी करे अविश्वास प्रस्ताव के लिए। ये उनका भाषण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भी सदन के अंदर। क्लोजिंग कमेंट के लिए सीधा आना चाहता हूं सिंह साहब आपके